दोस्तों नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार दिल्ली से वापस पटना पहुंच चुके हैं, लेकिन राजनीति अभी थमी नहीं है। आज पूरे दिन जो पटना में हुआ उसको लेकर के नए कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने आरिफ मोहम्मद खान, जो पहले केरल के राज्यपाल हुआ करते थे, उन्हें पटना रवाना किया, बिहार का नया सूबेदार बनाया। और आरिफ मोहम्मद खान ने आज सुबह नीतीश कुमार के गांव जाकर के, नीतीश कुमार के साथ जाकर के उनकी मां को श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया। और फिर लौट करके आने के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात की। इस बीच में एक और घटनाक्रम हुआ था। सुबह सुबह तेजस्वी यादव राजभवन पहुंच गए थे नए साल की बधाई देने और नए राज्यपाल की नई नियुक्ति के लिए बधाई देने के लिए। इसके फोटो भी ट्वीट किए तेजस्वी यादव ने। और पूरे दिन जो पटना में गहमा गहमी रही, इसके बीच कई सवाल फिर से खड़े होने लगे हैं और कई कयास लगाए जा रहे हैं कि जो 3-4 दिन चला दिल्ली से लेकर के पटना के बीच में, क्या वो पूर्व प्रायोजित था? कहीं नीतीश कुमार की जगह पर बीजेपी तो नहीं खेला कर रही थी। खेला ये कि नीतीश कुमार की छवि खराब की जाए, कि नीतीश कुमार फिर बदलने वाले हैं और नीतीश के वोट बैंक पर सेंधमारी की जाए। तो दूसरी तरफ आज लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा, नया साल नई सरकार। नई सरकार किसकी होगी, इसका संकेत तेजस्वी यादव ने दिया। राजभवन से निकलने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा क्या सरकार बदलेगी, तो उन्होंने उन तमाम अटकलों पर विराम लगाया और उन्होंने कहा कि ये सब अटकलबाजी है। आप लोग टीआरपी बढ़ाते रहिए, चलाते रहिए, इस तरह की खबरें हैं। नीतीश कुमार पर उन्होंने फिर से हमला बोला, कहा नीतीश जी थक गए हैं, लेकिन वो आक्रामकता नहीं थी। तेजस्वी यादव ने जो संकेत दिया, उन्होंने कहा कि पुरानी फसल लंबे समय से एक ही जब ऊर्जा के साथ उग रही है तो वो खेत को बंजर कर रही है, इसलिए नई फसल की जरूरत है, नए नस्ल की जरूरत है। ऑब्वियस है तेजस्वी यादव का इशारा कहां है। तेजस्वी यादव बिहार में नई सरकार बनाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से आज जो पोस्टर जारी हुआ उसमें लिखा था 2025 फिर से नीतीश। खेल क्या चल रहा है उसके बीच में, इन तमाम बातों के बीच में भारतीय जनता पार्टी कहीं पृष्ठभूमि में है, लेकिन पीछे से खेल जो कर रही है वो एक ये भी हो सकता है कि आप नीतीश कुमार को कमजोर कर दीजिए और अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का, वो सपना पूरा हो जाए। क्या नीतीश बाबू इसको पूरा होने देंगे? एक सवाल ये भी है, क्योंकि बाकी और राज्यों की अपेक्षा बिहार की राजनीति थोड़ी अलग है। और अगर आरिफ मोहम्मद खान की बात की जाए तो आरिफ मोहम्मद खान अगर नीतीश कुमार के मां को श्रद्धांजलि देने के लिए गए और फिर उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात की, दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं। यह मुलाकात ऐसी कि राज्यपाल, वो भी नरेंद्र मोदी का राज्यपाल, जगदीप धनखड़ जैसा राज्यपाल देखा होगा आपने। महाराष्ट्र में जो राज्यपाल थे उनको देखा होगा। लगातार जो दूसरी सरकार है तो फिर उसके साथ तनाव पूरा चलता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने तो पूरी सरकार बदलवा दी, इतना बड़ा खेल किया। ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच
सीधा 36 का आंकड़ा था। लगता ही नहीं था कि राज्यपाल एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे। जगदीप धनखड़ को तो इनाम मिल गया, उपराष्ट्रपति हो गए। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान ने क्यों मुलाकात की? क्या वजह? कि क्या वो नरम इस तरह से पढ़ रहे हैं, एक नए रोल में है? और ये रोल क्या नरेंद्र मोदी ने दिया है, या आरिफ मोहम्मद खान का अपना कोई अतीत है? आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आरिफ मोहम्मद खान कभी जनता दल में हुआ करते थे। कांग्रेस के बाद जनता दल, बीपी सिंह के साथ, बीपी सिंह के साथ से फिर निकल करके कई पार्टियों में होते हुए नरेंद्र मोदी के पाले में पहुंच गए, गवर्नर बन गए। और उनको जो मुस्लिम कट्टरपंथ है उसको घेरने का इनाम मिला। जो हिंदुत्व का नैरेटिव चल रहा है उसमें वो चीज प्लस होती है, वो चीज बढ़ाती है उस नैरेटिव को, उसका फायदा मिला आरिफ मोहम्मद खान को। और अब उन्हें बिहार ले जाकर के सूबेदारी दी गई है। बिहार का सूबेदार होना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बिहार वो स्टेट है जहां पर एक तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना। नीतीश कुमार वहां सीएम है और तेजस्वी यादव उभरते हुए स्टार है, नौजवान नेता हैं, मेहनती हैं, संघर्षशील हैं और ऊर्जावान हैं, संभावनाशील है। ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान की आज की जो मुलाकातें हैं वो ये दिखाती है कि शायद अतीत के कोई तार हैं वो आज यहां जुड़ रहे हैं। और इसे आप एक बड़ी गवर्नर के एक बड़े कदम के रूप में देख सकते हैं कि गवर्नर आमतौर पर नेताओं के घर नहीं जाता। आज नववर्ष की शुभकामनाएं देने तेजस्वी यादव अगर राजभवन गए तो वो फिर लालू प्रसाद यादव के घर गए, नीतीश बाबू के गांव गए। ये जो परिवर्तन है सूबेदारी का वो क्या कह रहा है? क्या कुछ अलग हट करके राज्यपाल होंगे आरिफ मोहम्मद खान, और इसके पीछे खेल क्या है? इसके पीछे क्या वो मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? और नीतीश कुमार जैसे ही वहां पहुंचे थे, कल ही उन्होंने मुलाकात कर ली थी, जैसे ही वो पूर्व राज्यपाल का विदाई समारोह था और आरिफ मोहम्मद खान साहब ने ज्वाइन किया था, उसी समय नीतीश कुमार पहुंच गए थे। तो एक तो जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है, जो नीतीश कुमार के पाले में, लालू प्रसाद यादव के पाले में, उसको क्या आउटरीच करने की कोशिश है? क्योंकि वहां अभी बुलडोजर और वहां उतनी आक्रामकता नहीं है। क्या ये आरिफ मोहम्मद खान के जरिए खेल चल रहा है? अंदर खाने कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल की जो पोजीशन है वो पोजीशन है कि ये सरकार रहेगी या सितंबर में कुछ होगा। अटकलबाजियां तो यहां तक हैं कि लालू और नीतीश के बीच कुछ गुफ्तगू चल रही है, और जैसे ही मकर संक्रांति होगी उसके बाद कोई फैसला हो सकता है। लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूं कि नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार को मैं बिहार की राजनीति का बिस्मार्क कहता हूं। शतरंज की भाषा में मैं उन्हें वो घोड़े की ढाई चाल वाला नेता मानता हूं। नीतीश कुमार अभी किसी के हाथ नहीं आने वाले हैं। नीतीश जब भी आएंगे तो वो उस कुर्सी के साथ आएंगे, कोई भी हमारे साथ आ जाए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हमारे पास ही रहेगी। नीतीश वो है जिन्होंने यात्रा शुरू की थी जब अपनी राजनीतिक सफर की और सफलता की, तो वो जेडीयू को बिहार की नंबर 1 की पार्टी भी बनाने में कामयाब हुए, दूसरे नंबर पर रहते हैं। और फिर पिछले चुनाव में 2020 में तो चिराग मॉडल के जरिए बीजेपी ने उनको तीसरे नंबर पर धकेल दिया, लेकिन कुर्सी नीतीश के पास ही रही। नीतीश के आचरण की, नीतीश के इस तरह के कुर्सी पकड़ो अभियान की आप आलोचना कर सकते हैं कि कभी लालू के साथ, कभी
बीजेपी के साथ, इसकी खूब आलोचना हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार का राजनीतिक कौशल यह है, और डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में जो जीता सो सिकंदर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिसके जरिए भी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। राहुल गांधी सड़क पर धक्के खाएं, राहुल गांधी लहसुन का भाव बताएं, राहुल गांधी खेतों में जाकर के कपास उगाएं, धान रोपें, राहुल गांधी पटरियों के किनारे जाकर के मेहनती लोगों के साथ बातचीत करें। लेकिन अगर आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो उस तरह के आप सफल राजनेता नहीं कहे जाएंगे, आप सार्थक हैं। और राहुल गांधी का इस मामले में कद बहुत ऊंचा है कि एक वो सार्थक राजनीति कर रहे हैं, भले ही वो सफल नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में नीतीश कुमार जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, कि जिन्होंने सफलता के अपने प्रतिमान स्थापित किए, उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं माना और कोई आदर्श नहीं, जो भी किया डंके की चोट पर पूरे ढकोसलों के साथ, तो वो नीतीश कुमार हैं जो बिहार की राजनीति में अब तक अपने आप को पिछले 20 साल से अनवरत, अगर थोड़े समय के लिए छोड़ दें, जहां जीतनराम मांझी आते हैं, तो लगातार उन्होंने अपने आप को रिलेवेंट ही नहीं रखा है, बल्कि सत्ता पर अपने आप को काबिज बनाए रखा। ये नीतीश कुमार की अपनी कामयाबी है। उन नीतीश कुमार को यह समझ लेना कि नीतीश कुमार एक झटके में ही सब कुछ छोड़ देंगे, संभव नहीं। नीतीश कुमार की निगाहें पटना और दिल्ली दोनों पर समान रूप से लगी हुई हैं। नीतीश कुमार उसी सूरत में पटना छोड़ सकते हैं जब उन्हें दिल्ली इंद्रप्रस्थ नजदीक दिखाई देने लगे। इंद्रप्रस्थ उनको पहुंचाने के लिए लोग तैयार हो, माने तभी सीएम पद वो छोड़ सकते हैं जब उनको पीएम की कुर्सी ऑफर हो, वो पद ऑफर हो। अब आप अच्छा कहें बुरा कहें, नीतीश कुमार को पलटू राम कहें, नीतीश कुमार की राजनीति को दोयम दर्जे की कहें, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज देश सबसे ज्यादा अगर किसी से उम्मीद रखता है तो वो नीतीश कुमार से। लेकिन नीतीश कुमार ने लोगों को निराश किया। लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार कोई ऐसा कदम उठाते जिससे सेकुलर राजनीति जिंदा रहती, ये जो आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति है वो चित्त होती। भले ही नीतीश कुमार पीएम होते, लेकिन क्या इसके लिए इंडिया अलायंस तैयार है? ये भी परिस्थितियां नहीं है। तो नीतीश कुमार अभी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, नीतीश कुमार कोई सैद्धांतिक राजनीति नहीं करना चाहते, जो दिखता है वो नीतीश कुमार ने बहुत स्पष्ट कर दिया। कोई सिद्धांत नहीं, नीतीश कुमार को कोई चिंता नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर का क्या अपमान हो रहा है, मुसलमानों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, लगातार मस्जिदों को खोदा जा रहा है, कभी किसी मुस्लिम बस्ती में ये सब हो रहा है, संविधान के साथ क्या मजाक हो रहा है। नीतीश कुमार को इसकी कतई परवाह नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार से ये उम्मीद करना ये फिजूल है। नीतीश कुमार एक ही सूरत पर पलट सकते हैं और वो है कि कुर्सी ऊंची मिले। और बिहार में वो तब तक ताड़ते हैं चीजों को, मैं ताड़ना शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। नीतीश कुमार को लगेगा कि सितंबर के पहले अगर कल्टी मारने से कुर्सी बरकरार रहेगी तो फिर उन्हें बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी, वो पलट जाएंगे। वो कोई सिद्धांत नहीं कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, ये सब फिजूल है। और आश्चर्य तो इस बात पर भी होता है जब वो भाजपा के सामने ये कहते हैं कि अब हम कभी नहीं जाएंगे, तो खुद भाजपा के लोग हंसते हैं, माने कोई उनको सीरियस नहीं लेता इस मामले में। वो खुद नीतीश कुमार कुर्सी को सीरियसली लेते हैं, इसलिए बाकी और चीजों को ना वो सीरियस लेते हैं ना लोग उनको सीरियस लेते हैं कि वो छोड़ करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वो 1 नहीं 10 नहीं 50 कसमें खा लें, वो कुछ भी करें। तो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी भले ही रसातल में जा चुकी हो, नीतीश कुमार के लिए रिलेवेंसी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार के लिए वो कुर्सी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
नीतीश कुमार की अभी भी महत्वाकांक्षा दिल्ली जाने की है। वो भी एचडी देवगौड़ा की लाइन में लगना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश भी वो वीपी सिंह और चंद्रशेखर की श्रृंखला में खड़े होने की ऑब्वियस है, किसी की भी हो सकती है। तो वो नीतीश कुमार अभी रिटायर्ड नहीं है। और अगर अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा में कहें, ना टायर्ड ना रिटायर्ड, कुछ भी नहीं। मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार बिस्मार्क हैं बिहार की राजनीति के। अभी देखना है, अभी इंतजार करना होगा। खेला तो होगा, लेकिन वो खेला क्या होगा? खेला सिर्फ कुर्सी के लिए होगा, नीतीश कुमार के लिए। और फिर उसमें लोगों की उम्मीदें पूरी भी हो सकती हैं या और ज्यादा निराशा हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।